हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वीडियोस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा और वर्गीकृत, उसका जो भी वर्गीकरण है उनको देखेंगे। कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं वो देखेंगे। कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की सूची बनाएंगे। कंप्यूटर में वोल्टेज और करंट, इसका वर्णन करेंगे। तो आज हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, और जैसा कंप्यूटर आज हम देखते हैं क्या वैसे ही इसका आविष्कार हुआ था शुरू में, क्या ऐसे ही ये काम करता था। तो एक नॉर्मल सिंपल परिभाषा अगर देखी जाए कंप्यूटर की, तो उसमें क्या आता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको संगणक भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ये क्या क्या काम करती है पहले वो देखते हैं। इसका उपयोग जो यूज़र है, जो उपयोग करता है, वो निर्देश देता है इस कंप्यूटर को। कैसे? जैसे कंप्यूटर है, इसको हम कुछ निर्देश देते हैं, वो इनपुट कहलाता है, जो भी हम इसमें निर्देश दे रहे हैं। अब ये भी जो भी इनपुट है, वो डाटा जो है उसको ये प्रोसेस करता है। उसके बाद जैसा हमें इससे परिणाम चाहिए, जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं और उसका हमें क्या परिणाम चाहिए, ये हम इसको बता देते हैं। फिर वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है और फिर हमारे पास आता है उसका आउटपुट या सूचना, जो भी हमने इसको करने के लिए बोला है, उसके बाद ही हमारे पास चीज़ें आती हैं एज आउटपुट। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर है, आपने कीबोर्ड या माउस से इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, इनपुट हो गया। कौन से सोर्सेज हैं इनपुट के, हम किस चीज़ से इनपुट कर सकते हैं इसमें, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, या कुछ पेन ड्राइव, चिप्स वगैरह इसमें लगाया, और उसके बाद इसको कमांड देते हैं कि इसको सेव करो या इसमें कुछ बदलाव कर दो। बदलाव करने के बाद दो तरह के आउटपुट आएंगे। या तो वो स्क्रीन पे दिखेगा कि कोई पीडीएफ है, कोई फाइल है, उसमें कुछ चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसमें कुछ वर्ड्स चेंज करने हैं, कुछ शब्द को इधर उधर करना है, तो वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाता है। पहला आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिखा। सेकेंड थिंग, अगर ये कंप्यूटर अटैच्ड है किसी प्रिंटर से, तो हम उसके थ्रू भी आउटपुट ले सकते हैं, वो हमें हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तीसरा ये क्या करता है, अब हमने ये यहाँ पे स्क्रीन पे इसका आउटपुट देख लिया, इसको पेपर पे भी हमने प्रिंट करा लिया, और इसमें हम सेव भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये कंप्यूटर इस तरह का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं, इनपुट, और उसके बाद जो भी हम इसको निर्देश देंगे, नियम के अनुसार ये प्रक्रिया करेगा, डाटा में हेर फेर कर सकता है, जैसा हम इसको बोलेंगे वैसा। परिणाम के तौर पे आउटपुट, और ये भविष्य में उपयोग के लिए उसको स्टोर भी कर सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अब तकनीकी रूप से कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। अब कंप्यूटर क्या करता है, हमारा जो भी काम है उसको फास्ट कर देता है, तेज़ कर देता है और सही करता है, ताकि एक सटीकता बनी रहे काम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसा हम कंप्यूटर आज देखते हैं, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, क्या ये पहले भी ऐसा ही था? और जैसा मैंने प्रोसेस बताया है जिसमें 3 चरण हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, क्या ये पहले भी ऐसे ही काम करता था या पहले इसका काम कुछ और था? तो हम देखते हैं वो क्या था। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा हम कंप्यूटर आज देखते हैं, क्या पहले से वैसा ही था या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो क्या हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आया था वो था अबेकस। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कैसी डिवाइस? जिसमें हम गणना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक। उसके बाद आया सेकेंड पास्कल लाइन।
आप इसमें जान सकते हैं। ये 1642 में आया है और ये इसमें क्या होता है, ये सिर्फ जोड़ घटाने के लिए था और ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कौन से आए। अब चार्ल्स वेबेज आए जिन्होंने एक विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया। आप देख सकते हो 1833 में इसका मशीन का आविष्कार किया गया। अब जो इसमें विशेषताएं हैं, जैसे इसमें ये गणना भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है। इसके जो भाग हैं जैसा अभी बताया, सीपीयू स्टोर और इसमें मेमोरी रीडर, पंच कार्ड, ये जो विशेषताएं हैं इस विश्लेषणात्मक इंजन की, इसकी वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक। किनको? चार्ल्स वेबेज को। अब ये कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों को एक प्रमुख तकनीकी विकास की विशेषता है। ये जो है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से आप क्या समझते हो? पहली पीढ़ी जो है इसमें कुछ कमियां रही होंगी, ये एक स्टार्टिंग फेज है, इसमें कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से फिर दूसरी पीढ़ी आई, सेकंड जनरेशन आई कंप्यूटर के फेज में, उसमें कुछ अच्छाई जोड़ी गई, कुछ जो पहली पीढ़ी की कमियां थी उनको दूर किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो कैसे थे, कब उनका आविष्कार हुआ और उसमें क्या किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ वो देखते हैं। ये 1946 में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने वाली डिजिटल कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। अब इसमें क्या यूज़ हुआ है? वैक्यूम ट्यूब। अब इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अच्छा, तो ये जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया, अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बिजली की खपत इसी में होती है। यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया जिसकी वजह से फिर सेकंड जनरेशन आएगी। और ये जो आकार में होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर और कंप्यूटर के आविष्कार हुए ताकि ये जो दो कमियां हैं इनको दूर किया जा सके। अभी जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, देख सकते हैं आप। ये ENIAC, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1946 में। इसका आविष्कार किसने किया? जॉन एकर्ट और जॉन मॉचा, इन्होंने। अब इसमें देख सकते हैं कितना इसका वज़न है, कितनी इसकी लंबाई है। ये 30 से 50 फीट लंबे होते थे। आप इसको देख सकते हैं कितनी जगह की इनको रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब बिजली की खपत आप इसमें देख सकते हो, इसका वैक्यूम ट्यूब, इसका वज़न, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें और जो एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। EDVAC, इसमें फुल फॉर्म भी देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक असतत चर स्वचालित कंप्यूटर, और 1950 में 1950 में इसका आविष्कार हुआ। ये अब किस चीज़ के लिए देखो यूज़ करते हैं, जोड़ घटाव गुणा, इनको इसलिए हमें यूज़ करा। इसके बाद आया EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इनको ध्यान रखना जो भी इनकी फुल फॉर्म है। और ये कब? 1945 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इसी में आगे देखें इसका एक और जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, UNIVAC-1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये 1951 में USA में, अमेरिका में।
अब इसकी आप लंबाई चौड़ाई ये कितना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें भी क्योंकि ये जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं इन सभी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की खपत ज़्यादा है। अब जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, मैंने भी पहले ऊपर भी बताया कि क्या क्या उसमें कमी है। पहले देखिए, वे अपने मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। अब दूसरा, वे आकार में बड़े होते थे जिसमें उन्हें फिर भंडारण क्षमता के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। उसमें बहुत सारी बिजली की खपत होती है, बहुत अधिक गर्मी पैदा की जाती है इससे, और इसकी जो क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी सीमित है। ये कुछ लिमिटेड डाटा को ही सेव कर सकता है। दो और कमी आप देख सकते हैं मेन, कि इनकी जो सटीकता है कि कितनी एक्यूरेसी, कितना सही ये जवाब देते हैं, वो भी बहुत कम थी, और ये बहुत महंगे थे। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें एक बार देख लेते हैं। एक तो इसमें बिजली की खपत ज़्यादा, जगह और एक्यूरेसी, सटीक जवाब इतना नहीं दे पाते थे, और सीमित क्षमता थी इनको स्टोर, इसमें जो डाटा स्टोरेज करते हैं, सेव रखते हैं, वो भी सीमित, और बहुत महंगे। ये मेन पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। अब इन कमियों को दूर करने के लिए अब सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आएंगे, हम उनके बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें ये कब, 1955 से 1964 तक। अब इसमें पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होगा, आप देख सकते हो। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू घटकों के लिए ट्रांजिस्टर और मुख्य मेमोरी के लिए आप ट्रांजिस्टर देख सकते हो, और फेराइट कोर इनका इस्तेमाल किया गया। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके लिए चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल हुआ। आप तीनों वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अब इसमें कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये 0101 इस टाइप में कुछ चलता है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इस वाले जो कंप्यूटर है सेकंड जनरेशन, उसमें कौन कौन सी, ये देखिए, फोर्ट्रॉन, ALGOL और COBOL BOL, इनका इस्तेमाल, इस जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। अब इसको संचालन करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इसमें शामिल किया गया था। अब इसमें जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें जो कमियां थी उसका भी ध्यान रखा गया कि वो अब ना हो। तो निर्माण लागत, वो पहले वाले बहुत महंगे थे, इसमें अब निर्माण लागत को बहुत कम कर दिया गया, और इसका आकार भी काफ़ी कम हो गया। उसमें काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसमें आकार को कम किया गया। दूसरी पीढ़ी में अब क्या क्या चीज़ें इसमें आ गई आप देख सकते हो। जैसे मैंने ऊपर भी बताया अभी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखेंगे CPU की फुल फॉर्म। मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, इनकी अवधारणाएं भी विकसित हुई। दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर IBM 1620, IBM 1401 और CDC 3600 हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है। ये कहाँ पे यूज़ हुआ था, पहली पीढ़ी में, और ये दूसरी पीढ़ी में। प्रसंस्करण गति पहले पीढ़ी के कंप्यूटर से तेज़ है, कुछ माइक्रोसेकंड्स ही, बट तेज़ है। मतलब इसका क्या है, जो भी
हम इसको इनपुट देंगे, उसमें आउटपुट आने में जितना टाइम लग रहा है वो काफ़ी कम हो गया है। आकार में छोटे हो गए हैं, ये 51 वर्ग फुट हो गया है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस तेज हैं, जैसा भी इसमें ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है वैसा ही। अब देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें कोई कमी है क्या नहीं। दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनसे वो कैसे अलग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें क्या हुआ, ये कब से कब तक, 1964 से 1977। अब इसमें क्या किया गया, 300 ट्रांजिस्टर की क्षमता वाली एक छोटी चिप का विकास हुआ। अब इसमें चिप का इस्तेमाल होने लगा। पहले में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, उसके बाद एक चिप। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें एक एकल आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें कई ट्रांजिस्टर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है। अब इनको एक सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर ये सब चीज़ें बनी होती हैं। इससे क्या होगा, कंप्यूटर का जो आकार है वो और भी कम होता चला जाएगा। इस टाइम के जो कंप्यूटर हैं उनमें कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो देख सकते हैं, IBM 360, ICL 1900, IBM 370 और VAX 750। ये उस जो थर्ड जनरेशन है उनके कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं पिछली पीढ़ी से, अब इसमें क्या अंतर आया है वो पढ़ते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे, हम देख सकते हैं क्यों, अभी हमने ऊपर पढ़ा। कम लागत वाले और ज़्यादा मेमोरी होगी इसमें, मतलब सेव ज़्यादा जो डाटा है, ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये सेव कर सकता है। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अधिक है, जो इनपुट दिया, उसको जो कमांड दिया, जो काम करने के लिए दिया है उसको प्रोसेस करना और आउटपुट दे देना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में। और बहुत जल्द आईसी को LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या था, आईसी इंटीग्रेटिंग सर्किट, इसमें बदल देता है, तभी इसका प्रोसेस जो है जल्दी हो जाता है। विशेषता वैसे हमने देख ली है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स का इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या हुआ, और सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। हम इसमें ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं, मेमोरी इसमें अब इसकी ज़्यादा हो गई है कैपेसिटी। आकार में कम होता गया क्योंकि इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर और एक जगह इसको रखा गया है। प्रसंस्करण की गति अधिक हो गई है, वे अधिक सटीकता और विश्वसनीय हो गए हैं कि इनको जो कमांड दी जा रही है उसका जवाब सही है, कितना ज़्यादा सही है, एक्यूरेसी इसकी कितनी सही है, वो इसमें बढ़ी है। और इसकी विशेषता क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को इसने क्या किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया, जिसे और ये इनको जगह कम इसकी की गई कि ज़्यादा स्पेस ये ना ले पाए। इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर पेश किए गए। अब देखिए, मिनी कंप्यूटर होंगे तो और ज़्यादा कम इनको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। वे प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे पहले पढ़ी है हमने कौन कौन सी थी उसमें, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद जो आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1978 से अभी तक हमारे पास क्या चल रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर्स कैसे हैं, कितनी स्पीड से काम करते हैं, वो कितना सही जवाब देते हैं, उसमें हम कितना डाटा को सेव कर सकते हैं, अब वो पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं इसमें और क्या क्या बदलाव हुए हैं। लगभग 100 घटकों वाली एक आईसी को LIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
कहा जाता है, और एक जिसमें 1000 से अधिक ऐसे घटक होते हैं उनको VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर नामक एक सिलिकॉन चिप, इसको निर्माण किया गया, और इससे क्या होता है, जैसे CPU अलग से लगता है तो उसको भी इस चिप पर, सिंगल चिप पर रखना संभव हुआ। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे इस कंप्यूटर का जो स्पेस कवरिंग है कि इसमें ज़्यादा जगह है चाहिए, जैसे कंप्यूटर है फिर इसमें CPU की अलग जगह चाहिए, तो उसको भी अब ये और ज़्यादा कम कर देगा, और उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें आप देख सकते हैं जो पहले कंप्यूटर होते थे उसमें उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी रखने के लिए। अब क्या होता है कि पहले एक बड़ा कमरा चाहिए होता था कि वो जो कंप्यूटर है उनको लगाया जा सके। अब एक मेज पर रख सकते हैं, अपने स्कूल के जो पर्सनल बैग है उसमें लेके जा सकते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो अब इतने छोटे हो गए हैं जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं अब, और इस जिसकी मुख्य मेमोरी में सिर्फ 4 एक सेकेंड तो इस जिसकी मेमोरी में कितने हैं, 4 MB आकार तक के फास्ट सेमी कंडक्टर्स चिप्स का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से होंगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। IBM PC, एप्पल का, ये पर्सनल कंप्यूटर, अब इनकी स्पेस भी कम हो गई है, सटीकता भी, एक्यूरेसी भी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ी है, सेव करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। ये अभी तक के थे, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया है। अभी जो चल रहे हैं हमारे पास वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें विशेषता क्या है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, अभी पहले इसकी चौथी पीढ़ी की विशेषता हम पढ़ लेते हैं। अब इसकी हम विशेषता के बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो मुख्य स्विचिंग तत्व है वो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी इन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को बोल सकते हैं। अब इनका आकार भी घटता चला गया, ये एक डेस्कटॉप से लेकर लैपटॉप या पाम टॉप, ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के नाम हैं। उनके पास प्रसंस्करण की बहुत तेज़ गति आ गई है, ये इंक्रीज़ हुआ है, और 100% सटीकता। कौन से वाले, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर विश्वसनीय, मेहनती और बहुमुखी, एक टाइम पर मल्टीपल काम कर सकते हैं। इनकी भंडारण क्षमता भी बहुत अधिक हो गई है। पहले जितना हम इनपुट दे रहे थे उसको टाइम लग रहा था आउटपुट के लिए, और उसको हम लिमिटेड था कि इतना ही डाटा हम सेव कर सकते हैं। अब और कुछ गलतियां भी हो जाती थी, तो ये 4th जो जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इसको सही करने की कोशिश की है। अब देखते हैं जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो अभी चल रहे हैं, उसमें क्या अंतर है और पहले में क्या अंतर था, उसमें हम बात करेंगे। अब जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो अब चल रहे हैं उसमें क्या विशेषता है। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चिप्स का इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या हुआ है, और ज़्यादा कंप्यूटर छोटे होने लगे और इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है ज़्यादा डाटा सेव करने की। अब इसमें क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है इन कंप्यूटर्स में। अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। पहले जो कंप्यूटर होते थे, अब इसमें देखिए यहाँ पर, ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है और अभी भी ये विकास में है, और इम्प्रूवमेंट और सुधार इसमें होता रहेगा, तो वो आगे जनरेशन्स बनती जाएंगी। लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि आवाज़ की पहचान जो आज भी उपयोग की जा रही है। पहले सिर्फ कंप्यूटर एक लिमिटेड लैंग्वेज को समझ पाता था, भाषा को, अब वो मानव की जो भाषा है उसको भी समझ पाता है। जैसे हम बोल के
बता देते हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए या हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपके पास आ जाती है स्क्रीन पे। इनपुट गया और आउटपुट तुरंत आ गया। और नॉर्मल जो भाषा है उसमें अब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने से संबंधित है। अब ये शब्द 1956 में आया, आप इतना ही ध्यान रखें। अब इसमें क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कोई गेम खेल रहे हैं, आप इधर से यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, सेकंड कोई गेम खेलने के लिए नहीं है तो वो कंप्यूटर आपकी तरफ से गेम खेलता है। तो ये भी इसने विकसित किया है। पहले सिर्फ जोड़ घटा कर रहा था, फिर उसके बाद मेमोरी आई इसमें कि डाटा को सेव भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें मेमोरी इसकी बढ़ी, सटीकता बढ़ी। अब ये इंसानों की लैंग्वेज भी समझ सकता है, गेम प्लेइंग हो सकता है इसमें, कंप्यूटर को शतरंज और चेकर्स जैसे गेम खेलने के लिए प्रोग्रामिंग ये इसमें है। अब एक्सपर्ट सिस्टम भी है, कई बार आप देखते हैं डॉक्टर से जो सलाह लेते हैं आप, कंप्यूटर से भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, जो भी आपके पास सिम्टम्स हैं उनके बारे में आप इससे जानकारी ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ठीक, और देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्राकृतिक जो मानव भाषा है उसको भी समझ पा रहा है। एक्सपर्ट, हाँ यहाँ पे इसमें पता चल रहा है कोई भी अगर समस्या है आप उसके लक्षणों को बताकर इससे निदान ले सकते हैं, बता चुके हैं। गेम प्लेइंग हो चुका है। और ये हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम कैसा चीज़ें इसको सर्च कर रहे हैं, कैसा हम सोच रहे हैं, काफ़ी हद तक अभी आप देख रहे होंगे कि हम जैसे यूट्यूब हुआ तो हमारी वो न्यूरल जो भी हम सोच रहे हैं उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाने लगेगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कई जो रोबोटिक्स है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को देखने और सुनने और अन्य संवेदी उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको आप शॉर्ट में अगर समरी इसकी देखें तो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। जो पहला कंप्यूटर है वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ और किसमें, गणना के लिए। इनका बड़ा आकार है, बहुत खर्चीले हैं, इसमें काफ़ी कॉस्ट इसमें जा रही है, धीमी है, कम सटीकता है, काफ़ी जगह चाहिए, कम भंडारण क्षमता है, इसमें डाटा इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पा रही है और उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ताप उत्पन्न करता है और ये मशीनी भाषा का प्रयोग करता है, जो कि हम अब इसमें देख पा रहे हैं। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वो मानव की भाषा भी समझ पा रहा है। दूसरी पीढ़ी के देखते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है, ये कुछ हद तक थोड़े कम छोटे आकार के आए, कम लागत इसमें लगी, बेहतर गति इसमें आई, कम बिजली की खपत आई, कम गर्मी उत्पन्न करते हैं और जो भंडारण क्षमता है वो भी थोड़ी सही हुई है। और इसके नुकसान क्या है, एयर कंडीशनिंग की इसको ज़रूरत पड़ती है, निरंतर रख रखाव, मतलब इसमें जो इसको सही करने की कॉस्ट है वो काफ़ी जाती है। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं हम, वो क्या है, इसमें क्या इस्तेमाल किया था हमने, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया था, इससे इसका आकार और छोटा हो गया। पहली और दूसरी की तुलना में सभी पहलुओं में ये बेहतर है। प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम और उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया इसमें। इसको देखते हैं। और फिर जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, चिप वगैरह इस्तेमाल होनी शुरू हुई, कम लागत, गति, विश्वसनीयता और कंप्यूटर आदमी के और करीब आया। इसका क्या मतलब है कि इनका साइज इतना छोटा हो गया कि ये किसी बैग में भी आ सकते हैं, इसको कहीं लेके भी जा सकते हैं इन कंप्यूटर को, इसको पूरा एक कमरे की ज़रूरत नहीं है जैसा पहली पीढ़ी में था। अब 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर देखते हैं, ULSI या बायो चिप इस्तेमाल हुआ इसमें। अब इसकी लागत
कम है तो ये महंगा भी कम होने लगा। इसकी सुपर स्पीड है, बहुत अधिक भंडारण क्षमता है, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हम कर सकते हैं। सटीकता ये बताती है, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता रखता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पोर्शन जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर समझ आएगा। इसका जो और पार्ट है क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।